दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जो आरएस का जो पिछला आपके मेंस हुआ, हालांकि विज्ञप्ति तो 2021 की थी, लेकिन मेंस 2022 में हुआ। तो इतिहास और कला संस्कृति का जो सॉल्यूशन है वो तो मैंने पूरा का पूरा लिख के आप लोगों को एक वीडियो में बता रखा है। आज हम ज्योग्राफी का डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट पेपर के जो बाकी भाग है, अर्थव्यवस्था, लेखांकन, प्रबंधन और समाजशास्त्र, उनका भी डिस्कशन जो है वो आपके होगा। ज्योग्राफी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और उनके आंसर हमें किस प्रकार लिखने थे, वो जो है आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और ज्योग्राफी पूरे मार्क्स कैसे दिलवा पाती है वो भी अपन देखेंगे, और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो हम फालतू की चीज़ें पढ़ते हैं जो सिलेबस में नहीं है वो आपको यहाँ समझ में आ जाएगी। तो जब हम मेंस का पेपर देखते हैं आपके ज्योग्राफी का, तो हर साल टाइम स्केल से कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके पूछा जाता है। इस बार जो टाइम स्केल से क्वेश्चन पूछा गया था वो आपके ये था कि मेसोजोइक जो युग है, एरा है, उसकी समय सीमा जो थी वो आपको बतानी थी। तो मेसोजोइक जो वो आपके 27 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व का काल था। आपको बिल्कुल 15 शब्दों में लिखना था, 2 नंबर आपको पूरे मिलते। आपको यहाँ पे बताना था ट्रियासिक 22.5 से 18 करोड़, जुरेसिक 18 से 13.5 करोड़ और क्रिटेशियस जो है वो आपके 13.5 से 7 करोड़। तो टाइम स्केल वाले से बड़ा प्रश्न भी पूछते हैं, 50 शब्द का भी पूछा जाता है, और इस बार जो है आपके 15 शब्द का जो प्रश्न आपके एक पूछा गया। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ें लिखनी थी, इतना ही लिखना था क्योंकि इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है। दूसरा जो क्वेश्चन था आपके सियाल की संरचना के बारे में था, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमारे सिलेबस में है और उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि सियाल की संरचना क्या है। तो स्वेस ने सियाल बताया, सिलिका एल्यूमिनियम वाला जो भाग है आपके सबसे बाहर वाला, उसके बाद अपने को करनी थी। जब अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते हैं स्वेस के अनुसार तो 3 है। अपने यहाँ लिखना था कि स्वेस के अनुसार पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को सिलिका व एल्यूमिनियम से निर्मित बताया, उसको सियाल कहा जाता। तो यही बताना था कि सबसे बाहरी परत है वो आपके सियाल है। इसका घनत्व 2.65 होता है आपके, वो भी आप चाहो तो बता सकते थे। तो ये सियाल की संरचना के बारे में हमें बताना था और ये ठोस अवस्था में होती है। तीसरा जो प्रश्न था वो आपके, ये सारे अपनी बुकलेट में से क्वेश्चन पूछे गए थे। मेंस की जो अपनी बुकलेट थी उसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो आपके बाहर है, और क्लासरूम और दोनों से तो पूरा का पूरा ही आपके कवर हो रहे थे 60 मार्क्स के। यहाँ पे जो प्रश्न था वो था शिवालिक हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। देखो हिमालय के 3 भाग है, तो सबसे बाहरी वाला भाग था शिवालिक हिमालय, उसका निर्माण कैसे हुआ। तो हिमालय का निर्माण तो एक ही प्रक्रिया से हुआ है, तो यूरेशियन व इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से प्लायोसीन युग में इसका निर्माण हुआ। ओलिगोसीन में महान हिमालय बना, मायोसीन में मध्य हिमालय और प्लायोसीन में शिवालिक। तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, तो इनके आपस में अभिसरण कन्वर्जेंस से इसका निर्माण हुआ। तो आपका 15 शब्दों में इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, साथ में आप डायग्राम भी बना सकते हो। चौथा था पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों व पहाड़ियों के नाम। तो अपन ने जब पश्चिमी घाट पढ़ा था तो उसमें सारी बताई थी, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो लगभग 10 ऐसे भाग है जो पूरे पश्चिमी घाट के हैं। तो इसमें आपको सारे लिखने थे, क्योंकि 4 तो पूछी नहीं ना 2 पूछी, तो सारी बतानी थी। तो आप ऐसे बताते नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी, इलायची, नगरकोइल, बाबा बुदन, अजंता, बालाघाट, सतमाला और हरिश्चंद्र। ये सारी की सारी जो है वो आपके किसका पार्ट है, वेस्टर्न घाट का। और आप इस तरह से बता सकते हो उत्तरी सह्याद्री, बीच में मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। छोटा सा एक डायग्राम मैप बनाकर भी आप इसको दर्शा सकते थे। फिर आपके क्वेश्चन था 2 नंबर वाला, जो लास्ट में क्वेश्चन था वो ये था कि राजस्थान के जस्ता उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख करो। जस्ता जिंक के बारे में आपको बताना था कि कहाँ कहाँ पर मिलता है। तो आप इसको बिल्कुल 2 भागों में क्षेत्र के हिसाब से बांट सकते थे। इसमें भी आप राजस्थान का अगर छोटा सा मैप बनाना चाहते तो आप बना सकते थे, तो उसमें आप इन चीज़ों को दर्शा सकते थे। जैसे दक्षिण पूर्वी प्रदेश हुआ एक, तो आपके साउथ ईस्ट वाला जो पार्ट हुआ तो आप इसमें इस तरह से इस भाग को बता सकते थे, और दूसरा है उत्तर पूर्वी प्रदेश, तो आप इस भाग को बता सकते थे। तो 2 भाग थे। दक्षिण पूर्वी प्रदेश में जावर, मोचिया मगरा, रिखबदेव, देवबारी, घुघरा,
मांडो, बारदलिया, ये सारे क्षेत्र आते हैं। और उत्तर पूर्वी में चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर वाला भाग, गुडा किशोरी दास, अलवर वाला भाग जो है वो आपके आता है। तो 2 क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी प्रदेश और उत्तरी पूर्वी प्रदेश। तो आपके ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपके बढ़िया तरीके से हो जाता। फिर 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चन थे आपके, और 50 वर्ड वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था लोगों को कि ज्वालामुखी से इस बार जरूर क्वेश्चन पूछेंगे जब आपके एग्जाम से पहले, चाहे वो वितरण का पूछो, चाहे आपके उसके ज्वालामुखी के प्रकार वगैरह के बारे में पूछो। तो इस बार जो है वितरण आया, यानी परिप्रशांत मेखला जो थी सर्कमपेसिफिक बेल्ट, उससे संबंधित प्रश्न आपके पूछा गया कि ज्वालामुखी की परिप्रशांत मेखला क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन जो थे आपके अपनी बुकलेट में भी थे, क्लास में भी लिखवाया था और आपके टेस्ट में दिया था कि ज्वालामुखी और भूकंप अधिकतर प्रशांत के तटवर्ती भाग में क्यों आते हैं, ये एक क्वेश्चन था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाती। तो अग्नि मेखला के नाम से विख्यात प्रशांत के किनारे का भाग जो अभिसरण प्लेट है, जहाँ पे एक तरफ तो प्रशांत की महासागरीय प्लेट है और एक आपके उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरेशियन नीचे अंटार्कटिका महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सीमा क्षेत्र के कारण सक्रिय ज्वालामुखियों का केंद्र है। विश्व के लगभग 63% जो है ज्वालामुखी इस भाग में मिलते हैं। तो इस तरीके से आप इसका भी मैप बना सकते थे। ये आपके हो गया पूरा का पूरा यूरेशिया वाला भाग, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ओशिनिया, और ये जो बीच में है आपके ये प्रशांत जो है वो आपके होगी प्लेट, और किनारे वाला भाग है वो सर्कमपेसिफिक बेल्ट है। तो परिप्रशांत मेखला का हमें वर्णन करना था यहाँ पर। फिर इसमें आप बताते हैं कि इस क्षेत्र में अलास्का का कटमई, साइबेरिया का कमचटका, मैकिनले, मोनाकिया जो कि हवाई में है, सस्ता, रेनियर, हुड व एंडीज के अधिकतर ज्वालामुखी जैसे कोटोपेक्सी, चिम्बेरेजो, एकांकागुआ व ओजोस डेल सलादो, फिलीपींस के मेयान ताल व पिनाटाबू और इंडोनेशिया का ब्रोमा ज्वालामुखी इसमें आता है। तो इतने सारे ज्वालामुखी थे जो कि आपके परिप्रशांत मेखला के भाग है। तो 5 नंबर लाने हैं तो आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको देनी थी, तब आपका ये परफेक्टली सही आंसर होता आपके। तो 50 वर्ड्स में एक जो क्वेश्चन था वो आपके ये था। जापान के ज्वालामुखी क्षेत्र भी, फ्यूजियामा भी, वो भी अपन इसमें लिखा, भूकंप वगैरह आते हैं तो ये पूरा आपके होता। रॉकी पर्वतमाला की भौगोलिक विशेषताएं, अपनी बुकलेट में ऐसी क्वेश्चन दिया हुआ था कि रॉकी पर्वतमाला की भौतिक विशेषताओं को बताओ। आप देख सकते हो बुकलेट जो थी अपनी मेंस की क्वेश्चन आंसर में, और एज इट इज ये जो है आपके क्वेश्चन आया बिल्कुल, रॉकी पर्वतमाला की भौगोलिक विशेषताओं का संक्षिप्त में वर्णन करो। तो रॉकी की भौगोलिक विशेषताएं आपको यहाँ पे बतानी थी। तो क्या लिखते कि नवीन मोड़दार पर्वतमाला रॉकी पर्वतमाला है, विशेषता यह प्लेटों के अभिसरण से निर्मित मोड़दार पर्वतमाला है, तट वाले भाग पे इसलिए कोस्टल रेंज है, 3 देशों में विस्तार है, कनाडा, यूएसए व मैक्सिको, वेस्टर्न कोर्डिलेरा का भाग है, विश्व की दूसरी सर्वाधिक लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी है एंडीज के बाद, मैकिनले या डनाली सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वतीय शिखर है जो कि आपके अलास्का श्रेणी में स्थित है, जो रॉकी का ही भाग है, जहाँ पे भी लोगों को कंफ्यूजन है वो भी अपने को दूर करना है। कई भागों में विभाजित अलास्का ब्रुक्स श्रेणी, बीच में मैकेंजी श्रेणी आपके, इस तरह से उसके कई भाग है। नीचे आपके मैक्सिको में जो है उसका भी एक भाग है, सीरा माद्रे जो है वो भी रॉकी का भाग माना जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तटीय भाग में स्थित है, और इस तरीके से आप इसको डायग्राम बना के बता सकते थे। क्योंकि 50 शब्दों में अपने को सारी चीज़ लिखनी थी, तो लगभग सारी जो भी विशेषताएं थी वो आप पॉइंट्स में 50 वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पैराग्राफ नहीं बनाने हैं, 100 शब्द वाले में बनाने हैं, जो मैं आप लोगों को हर बार बताता हूँ। फिर हमारा जो क्वेश्चन था आपके नेक्स्ट 50 वर्ड्स का भारत के भूगोल से संबंधित था। तो देखो विश्व और भारत से ये प्रश्न ज़्यादा पूछे गए, और बड़े वाले प्रश्नों में राजस्थान के पे ज़्यादा वेटेज था आपके। तो अगला जो क्वेश्चन था हमारा कि भारत के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की भौगोलिक विशेषताएं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उन भागों में ये पाए जाते हैं। तो उनकी भौगोलिक विशेषताएं हमें बतानी थी। तो क्या विशेषता थी? तो वर्षा रेखा ही तय करती है वनों को। तो पहले वर्षा रेखा की बात आती, आप बताते कि 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। कहाँ पे? तो वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न पार्ट हुआ, ढाल हुआ आपके, मेघालय, तराई क्षेत्र तथा अंडमान निकोबार के क्षेत्र में। लक्षद्वीप में जो है वृक्ष कम मिलते हैं, सामान्य वनस्पति पाई जाती है आपके, प्लांट्स ज़्यादा वहाँ पे, वृक्ष ट्री कम है, वो चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है। दूसरा आपके ऊंचाई से संबंधित था, तो यह वनस्पति 1000 मीटर की ऊंचाई तक ही मिलती है, इससे ज़्यादा ऊंचाई पर आपके नहीं मिलती है।
या इससे कम ऊंचाई वाले भागों में ही पाई जाती है। तो दूसरी विशेषता ये थी। तीसरा था प्रमुख वन कौन से है, तो चौड़ी पत्तियों वाले जो वृक्ष है वो आपके यहाँ मिलते हैं तथा उनकी ऊंचाई 60 मीटर तक होती है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है। कौन कौन से वन है, तो महोगनी, आबूनस, रोजवुड, रबड़ वगैरह जो है वो आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में आते हैं। तो ये आपका आंसर होता है यहाँ पे। फिर हमारा राजस्थान से संबंधित प्रश्न था और मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि ये टेस्ट में एज इट इज़ क्वेश्चन जो है आपके दिया हुआ था, वही आपके क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में पूछा गया कि राजस्थान के हाड़ौती पठार की भौतिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। और मैंने इसमें दिया था कि हाड़ौती पठार की भू आकृतिक विशेषताएं क्या थी, तो वैसा वो सेम क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पे आया। और इस क्वेश्चन में अपने को लिखनी थी भौतिक या भू आकृतिक विशेषताएं क्या है। तो जहाँ पे देखो भौतिक विशेषताएं, भू आकृतिक विशेषताएं पूछी जाती है तो वहाँ पे हमें जनजातियाँ, वनस्पतियों पे ज़्यादा नहीं देना है। जियोमॉर्फोलॉजी क्या आती है उसकी, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे एंडीज की विशेषता आपको, जैसे रॉकी की विशेषता पूछी तो आप जैसे नोट्स देखोगे जो लोग बनाते हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये जानवर मिलते हैं, ये पेड़ पौधे मिलते हैं, तो ये नहीं लिखना है। हमें रॉकी की भू आकृतिक विशेषताओं पे ध्यान देना। ऐसी एंडीज की भू आकृतिक विशेषताएं हैं, ऐसे ही आपके हाड़ौती पठार की भू आकृतिक या भौतिक विशेषताओं पर हमें ध्यान देना था। तो क्या लिखते हैं, तो भौतिक विशेषताएं दो भागों में विभाजित है। पहला विंध्यन कगार व लावा पठार के रूप में। कगार में शिष्ट चट्टानें मिलती है जबकि पठारी भाग में बेसाल्ट चट्टानें। तो शिष्ट जो है रूपांतरित चट्टानें वो भी इसमें मिलती है और बेसाल्ट चट्टानें जो आग्नेय चट्टानें, चूना पत्थर व बलुआ पत्थर भी मिलते हैं। तो ये उसकी चट्टानी विशेषता हुई, यानी भू आकृति विशेषता हुई। तो भौतिक विशेषताओं में पहला अपन ये लिखते हैं। फिर लिखते हैं कि अनेक भू आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे बूंदी की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, शाहबाद उच्च भूमि और डगगंगदार क्षेत्र। ये भी 15 शब्दों में कई बार मैंने टेस्ट में दिया था, तो ये अलग से भी पूछा जा सकता है, आगे भविष्य में भी हमें ध्यान रखना है। तो अनेक भू आकृतियाँ पाई जाती है, बूंदी की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, शाहबाद उच्च भूमि व डगगंगदार क्षेत्र। और तीसरा अपन लिखते हैं कुंडल नुमा व घोड़े की नालनुमा आकृतियाँ यहाँ पर मिलती है। तो ये भौतिक विशेषताएं थी और आप मैप बना के हाड़ौती के पठार को दर्शा सकते थे। तो यहाँ पे न तो हमने वनस्पति लिखी, ना जानवर यहाँ अभ्यारण्य है, ये भौतिक विशेषताओं में नहीं आता है और ये आप लोगों को बिल्कुल चीज़ें अपने दिमाग में बिठा लेनी है। तो हाड़ौती पठार की भौतिक विशेषताएं वो आपके 50 शब्दों में हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना था। फिर आपके लास्ट क्वेश्चन था 50 वर्ड्स का, वो था कि राजस्थान के प्रमुख धात्विक खनिजों के वितरण की विवेचना करो। धात्विक खनिज थे, मेटेलिक जो है आपके, और धात्विक खनिजों का, मिनरल्स का वितरण हमें बताना था, डिस्ट्रीब्यूशन बताना था। तो देखो उसमें भी आप थोड़ा सिस्टमेटिक लिखते हैं कि धात्विक खनिजों को लौह धातु व अलोह धातु में वर्गीकृत किया गया है, जिनका राजस्थान में वितरण इस प्रकार है। कौन से है, पहले अपन लिखे लौह धातु, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मैप बना के बता सकते हो कि लोहा और मैंगनीज, बॉक्साइट कहाँ पे मिलते हैं। तो लौह धातु में लोहा नाथरा के पाल, थूर, उंडेर, नीमला, रायसोल, डाबला, सिंगाना क्षेत्र में मिलता है। मैंगनीज बांसवाड़ा में पाया जाता है। बॉक्साइट मानोती सरोल क्षेत्र जो है कोटा का, वहाँ पे मिलता है। तो ये तो हुए आपके लौह धातु। फिर बात आती है अलोह धातु की। तो दो भागों में दो मैप बना दिया अपन ने 50 वर्ड्स में। देखो सारी चीज़ आ जाती है। आप लोग सोचते हो कि 50 शब्दों में क्या करेंगे काम मैप, तो 50 शब्दों में हमने सारे नाम भी लिख लिए और दो राजस्थान के नक्शे भी बना दिए, जिसमें आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती है। तो अलोह धातु की बात अगर आती है आपके, तो उसमें क्या क्या चीज़ आएगी, टंगस्टन, डेगाना, पाली, अजमेर, तांबा, खेतड़ी, सिंगाना, खोदरीबा, दिलवाड़ा, किरोवली, और सीसा जस्ता जो है वो जावर, रिखबदेव, मांडो, चौथ का बरवाड़ा में मिलता है। तो ये आपके हो गए 3 मुख्यतः अलोह धातु, और 3 ही हमने लोह धातुओं की बात की, तो पूरा प्रश्न आपके हो गया। तो ये 50 वर्ड्स के जो क्वेश्चन थे वो थे। तो ज्योग्राफी में डायग्राम और इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और वितरण तो भूगोल की मेन चीज़ है, वो आपको बिल्कुल आनी चाहिए, और वो आप मैप के जरिए ही सबसे बढ़िया तरीके से बता सकते हो। फिर हमारे 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो थे 100 वर्ड्स में। पहला था कि दक्षिण पूर्वी एशिया की भू राजनीतिक समस्याएं, और ये भी बुक में हमने दे रखा था दक्षिणी चीन सागर, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर ही मुख्यतः दक्षिण पूर्वी एशिया की भू राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया की भू राजनीतिक समस्या क्या है, जियोपॉलिटिकल समस्या क्या है। तो भू राजनीति क्षेत्र वो होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को हम भू राजनीतिक क्षेत्र कहते हैं। और उसमें साउथ चाइना सी,
और उसका तटवर्ती इलाका मलक्का जल संधि और साउथ ईस्ट एशिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तो कैसे इसकी समस्याएं हैं, अपने को सिर्फ समस्या ही बतानी थी कि यहाँ पे भू राजनीतिक समस्याएं क्या है, पूरी भू राजनीतिक महत्व नहीं बताना था, सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात थी। तो आप कैसे लिखते, तो अपनी बुक में भी दिया हुआ था, आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते थे कि हिंद महासागर व प्रशांत के मध्य अवस्थित 10 एशियाई देशों वाला दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसको अपन आसियान कहते हैं, कई भू राजनीतिक समस्याओं का सामना कर रहा है। बस सीधी सी बात लिखो और फिर आप समस्याओं पे आ जाओ कि कौन कौन सी समस्या थी। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, आप सभी पेपर में हम पढ़ते हैं, वो है चीनी दावा। तो चीन ने जो 9 डेज लाइन वगैरह जो चीज़ें की है, साउथ चाइना सी में कुछ द्वीपों पर कब्जा किया है, कुछ भूमि पर वो अपना दावा करता है, तो ये एक साउथ ईस्ट एशिया में टेंशन का कारण बनती है, जो भू राजनीतिक समस्या में आती है। तो चीन द्वारा दक्षिणी चीन सागर में लगातार क्षेत्रीय दावे किए जा रहे हैं। 9 डेज लाइन को लेकर चीन का फिलीपींस, ब्रुनई, वियतनाम देशों के साथ पहले से विवाद है। साथ ही चीन द्वारा कृत्रिम द्वीपों का निर्माण भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए चिंताजनक है। तो एक तो मुद्दा था ये आपके चिंता का कारण। दूसरा था संसाधनों को लेकर विवाद, जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया में और समुद्र वाले भाग में जो दक्षिणी चीन सागर है वहाँ पे ज़्यादातर मिलते हैं। तो उसमें था कि दक्षिणी चीन सागर व तटवर्ती क्षेत्रों के समुद्री संसाधन, जिसको अपन ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, को लेकर भी चीन व इन देशों के बीच में आपस में झगड़े हैं। तो ये हिंद महासागर वाला भाग है, साउथ चाइना सी और आपके एक हो गया साउथ ईस्ट एशिया। तो दूसरा मुद्दा हम यहाँ पे ये लिखते हैं, संसाधनों को लेकर क्या झगड़ा चल रहा है। तो ये भी एक आपके भू राजनीतिक समस्या को जन्म देने वाला कारक है। तो इस प्रश्न के उत्तर पहले ही लिखे जा चुके थे, आज थोड़ा मैं इसमें लेट हो गया था, तो अपन डिस्कशन अभी करें। जैसे इतिहास का था उसी दिन ही ये चीज़ें तैयार हो गई थी, लेकिन पहले इतिहास का एक पेपर डाल पाया था। आज आपके ज्योग्राफी का भी है, इकोनॉमिक्स और उनका भी लिखा हुआ है, तो वो भी मैं डिस्कशन कर लूँगा। फिर आपके तीसरा जो तनाव का मुद्दा है वो है महाशक्तियों की भूमिका। तो यहाँ पे एक तो चीन की महत्वाकांक्षी रेशम मार्ग परियोजना, समुद्री रेशम मार्ग साउथ ईस्ट एशिया इसी दक्षिणी चीन सागर और मलक्का से होकर गुजरती है। क्षेत्रीय व्यापक भागीदारी जो RCEP है, उसके कारण USA की सक्रियता इस क्षेत्र में बढ़ गई ताकि चीनी प्रभाव को कम किया जा सके। तो चीन इस RCEP वगैरह को चैलेंज करने की कोशिश जो है USA कर रहा है, ताकि यहाँ पर चीन का ज़्यादा प्रभाव नहीं बढ़े। तो एक क्षेत्रीय संतुलन की स्थिति जो है वो आपके यहाँ पर चल रही है महाशक्तियों के बीच। और अभी पूर्वी चीन सागर में तो हम देख रहे हैं ताइवान वाले मुद्दे जो अभी आपके चल ही रहे हैं लेटेस्ट, ताकि चीनी प्रभाव को कम किया जा सके। क्वाड को कुछ सीमा तक इस संदर्भ में देखा जा सकता है, जो कि RCEP और इसके प्रभाव को कम करने के लिए हमने इस पर जोर दिया है। तो उसमें USA, भारत की भूमिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण है। फिर है सैन्य होड़ इस क्षेत्र में। तो कई दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में USA के नौसैनिक अड्डे जैसे सुबिक बे है फिलीपींस में, तो वहाँ पर स्थापित है। चीन इनका विरोध करता है। पुनः वियतनाम में तेल संसाधनों में भारतीय निवेश का चीनी विरोध, इन देशों द्वारा किया जा रहा सैन्यकरण भी चिंताजनक है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों ने खुद को जो है नॉन न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन घोषित कर रखा है। लेकिन जैसे ही महाशक्तियों के दावों के कारण यहाँ पे जो तनाव बढ़ रहा है, तो उस वजह से वापस यहाँ पे आपके सैन्यकरण या जैसे ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम के द्वारा खरीदना, तो इस तरह की होड़ जो है वहाँ पे पैदा हो रही है। तो इस क्षेत्र को अशांत बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो ये सारी बातें जो है वो हम साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बताते। फिर बाद में जो प्रश्न है दो बड़े राजस्थान से संबंधित पूछ लिए, यानी कि लगभग 60 मार्क्स की ये ज्योग्राफी आती है, जिसमें से 30 नंबर की मैंने आप लोगों को कल ही एक वीडियो में बताया था कि कितना वेटेज रहता है। तो राजस्थान का भूगोल 30 का पूछा गया और 30 में बाकी भारत और विश्व का भूगोल जो है वो आपके पूछा गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास का विवरण दो। तो आपको पूरा जो इकोनॉमिक सर्वे में है आप लिख लेते, पढ़ते हो सारी, तो वो चीज़ आपकी यहाँ क्लियर हो जाती। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सौर, पवन, बायोगैस, बायोमास मुख्य है। राजस्थान में इनके विकास हेतु 1985 में राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा की स्थापना की गई। इन स्रोतों का विकास इस प्रकार है, अब आप इनको एक एक करके बता दो। सौर ऊर्जा, तो राजस्थान में अनुकूल भौतिक दशाओं के कारण सौर ऊर्जा का अत्यधिक विकास हुआ है। कौन सी अनुकूल भौतिक दशाएं हैं? सौर विकिरण की तीव्रता लगभग 6 से 7 किलोवाट घंटे वर्ग मीटर प्रतिदिन, अधिकतम सौर
दिवस हो गए यहाँ पे 325 दिवस, वह कम औसत वर्षा के कारण अत्यधिक विकास हुआ। तो ये सारी बातें जो इकोनॉमिक सर्वे में थी वो आप बताते। राजस्थान में 142 गीगावाट क्षमता उत्पादित की जा सकती है। बड़ला, फलोदी, पोखरण सोलर पार्क, फतेहगढ़ फेज 1B व नोक प्रमुख निर्माणाधीन परियोजनाएं है। इसी तरह सीज का गठन तथा नई सौर ऊर्जा नीति 2019 इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास माने जाते हैं। तो ये आप बताते सोलर के लिए। फिर आपके विंड एनर्जी की बात थी, पवन ऊर्जा की बात थी, तो उसमें आप बताते कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019 जारी की है। राज्य में कुल 4338 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। पश्चिमी राजस्थान विशेषकर जैसलमेर में इसके विकास की संभावनाएं हैं। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ व जोधपुर जिले भी प्रमुख है। फिर आपके तीसरे नंबर पे आता बायोमास ऊर्जा। तो आप इसमें लिखते कि राजस्थान में 13 ऊर्जा संयंत्र संचालित है। बायोफ्यूल नीति 2018 लागू करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य है और गंगानगर में इसके विकास की सर्वाधिक संभावनाएं मौजूद है। तो ये आपके मेन चीज़ें आप लिख लेते तो आपका ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से अटेंड हो जाता। फिर लास्ट में जो नए टॉपिक जोड़े गए थे इस बार सिलेबस में, उससे क्वेश्चन आया भू धरोहर स्थल की अवधारणा। जियो हेरिटेज जो आपके कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात थी। भू धरोहर स्थल हमारी कौन सी है? तो भू धरोहर स्थल की क्या अवधारणा है? तो ऐसे स्थल जो पृथ्वी के विकास की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं या जिनका उपयोग विज्ञान के इतिहास को जानने में किया जा सकता है। तो इसमें सांस्कृतिक आंतरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल शामिल है जो भू विज्ञान की वैश्विक, राष्ट्रीय व स्थानीय विशेषताओं को दर्शाते हैं। ये स्थल भू पर्यटन क्षेत्रों के रूप में भी विकसित किए जा सकते हैं। इनका महत्व शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक व मनोरंजन सभी दृष्टिकोणों से है। तो अब कौन से राजस्थान में? तो 12 ऐसे धरोहर स्थल है और अपने प्रश्न पूछा था कि इसकी क्या संभावनाएं हैं, तो हमें उन पे संभावना पर ध्यान देना था, उन 12 का नहीं लिखना था। और कौन कौन से विकसित किए जा सकते हैं उन पर ध्यान देना था। तो कौन कौन से थे तो आप अपने हिसाब से थोड़ा लिखते, जहाँ से हमारी पृथ्वी के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, चट्टानों के बारे में जानकारी मिलती है, जो पर्यटन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और जिनका वैज्ञानिक रूप से भी महत्व है। तो ऐसे स्थल कौन से हो सकते हैं आपके? तो उसमें आप लिख सकते थे कुछ भी जो सुझाव दिए गए हैं नए विकसित करने का, वो स्थल आप बता सकते थे। जैसे जालोर की ग्रेनाइट संरचनाएं हैं या सिवाना तक का क्षेत्र है, तो इसमें हमें भूगर्भिक इतिहास के बारे में जानकारी मिल सकती है उन चट्टानों के अध्ययन से। और इनको जो ग्रेनाइट संरचना है इनका सांस्कृतिक महत्व भी है। हम यहाँ पर भी पर्यटकों को आपके ये चीज़ें क्षेत्र दिखा सकते हैं। जैसे किशनगढ़ में मार्बल वगैरह वाले क्षेत्र में होता है पर्यटन, तो ये भी उस दिशा के हिसाब से महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर मकराना की जो संगमरमर की संरचनाएं हैं उनका भी इसी तरह से महत्व समझा जा सकता है कि किस तरह से रूपांतरण कौन सा हुआ, भूगर्भिक इतिहास को समझने में मदद मिलती है। राजस्थान में नवीन हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र जो पुराने जीवाश्म को संजय हुए हैं, तो उससे भी हम पूरे जीवाश्म विज्ञान के बारे में, पेट्रोलॉजी, चट्टानी विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। गणेश्वर व खेतरी क्षेत्र जहाँ ताम्र खनन के प्रमाण सिंधु सभ्यता के समय से हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो पुरानी संरचनाएं हैं कि यहाँ खनन किस समय से शुरू हुआ, किस समय प्रारंभ हुआ, तो और इनको भी पर्यटन स्थल के रूप में, क्योंकि ये पुराने धरोहर में आते हैं आपके ऐतिहासिक रूप से भी, तो इस तरीके से इन चीज़ों को अपन समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप कुछ सुझाव जो थे वो आप इसमें दे सकते थे। भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग जो है GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इस दिशा में उपग्रह आधारित अध्ययन करके चट्टानी संरचनाओं के बारे में जानकारी जुटाकर अरावली क्षेत्र में ऐसे स्थल और विकसित कर सकता है। तो इस तरह से आपको थोड़ी बात जो है वो आपके बतानी थी, यानी कि ऐसे महत्वपूर्ण स्थल भूविज्ञान के जो जियोलॉजी में वैश्विक, राष्ट्रीय या स्थानीय विशेषताओं को दर्शाते, जो पर्टिकुलर स्पेटल वहीं की एक विशेषता होती है, उन्हीं को हम धरोहर सांस्कृतिक स्थलों में शामिल करते हैं और ये भू पर्यटन के रूप में इन क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है। तो ज्योग्राफी में जो ये 60 मार्क्स का जो आपके पेपर था और जो व्यक्ति सही तैयारी करता है आराम से 40 मार्क्स का स्कोर कर सकता था, अगर इस तरीके से ढंग से आप लिखते, चीज़ों को मैप बना के दर्शाते और इवन जो अपनी बुकलेट भी पढ़ लेते, तो भी आपको विश्व और भारत के भूगोल के सारे क्वेश्चन जो है उसमें मिल जाते। लेकिन क्योंकि उस समय लोगों को चीज़ें समझ में आई नहीं, जिन्होंने फ़ायदा उठाया उनको बिल्कुल फ़ायदा मिला इन बुकलेट्स का। इतिहास में भी मिला, इसमें भी मिला और क्लास में से तो मैक्सिमम चीज़ें थी ही आपके। तो ये आपके ज्योग्राफी का जो पैटर्न था। अब देखो इसमें कहीं चक्रवात वगैरह कुछ भी चीज़ें नहीं है जो अधिकतर लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं।
इसमें सिर्फ वही चीज़ें हैं जो हमारे सिलेबस में दी हुई है और उसी से ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन होगा उसमें भारतीय और विश्व अर्थव्यवस्था, समाजशास्त्र, प्रबंधन और ऑडिट अकाउंटिंग का जो है वो आपकी डिस्कशन हम कल की जो है उस क्लास में करेंगे। फिर उसके बाद बाकी जो पॉलिटी पबेड है, सीबी सर जो है उसके बारे में भी आपको डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के इनका आंसर लिखे जा सकते थे, कौन से मॉडल आंसर हो सकते थे। तो आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे आपके जो भूगोल थी उसके बारे में। धन्यवाद।